मेरा नाम मोनिका है। मेरे पापा को दान पुण्य करना बहुत पसंद है। वो हमेशा ही मंदिर में आकर दान पुण्य किया करते हैं। मेरे पापा यहाँ पर बहुत समय से नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए ये सब मैं अपने पापा के लिए कर रही हूँ। जब मैं अपने पापा को बताती हूँ कि मैं आज मंदिर में दान पुण्य करके आई हूँ, तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसीलिए पुजारी जी मेरी बात का खास ध्यान रखना। कोई भी गरीब भूखा बिना खाने और कपड़े के मंदिर से ना लौटने पाए। ये कहते कहते मेरी आंखें भर आई थी। पुजारी जी वहां बैठे सभी गरीबों और बूढ़े लोगों से बोले, आप सब लोग लाइन में बैठ जाओ। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। सबको खाने के लिए खाना मिलेगा। और हाँ, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। मैं भी सबकी मदद के लिए खाना बांटने लगी। खाना और कंबल बांटते बांटते जब मैं आखिरी गरीब के पास पहुंची, तो मैं हैरान रह गई। उनको देखते ही मेरे हाथ से सारा सामान गिर गया था। जिस पर उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, बेटा, ठंड बहुत लगती है, एक कंबल से गुजारा नहीं होता। तुम चाहो तो मुझे खाने के लिए खाना मत देना, लेकिन अगर हो सके तो मुझे एक कंबल और दे दो। मैं उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर रो पड़ी और बोली, पापा, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपकी लाडो रानी। पापा, आप यहाँ और इस हालत में कैसे? वो बूढ़ा आदमी मेरी बातों को सुनकर मुझे देखे जा रहा था। तभी मंदिर के पुजारी जी पीछे से आकर मुझसे कहते हैं, बेटी, क्या तुम इन्हें जानती हो? मैंने रोते हुए उनको बताया, हाँ पुजारी जी, ये मेरे पिता मनोहर जी हैं। तो पुजारी जी ने मुझसे कहा, बेटी, एक दिन इन्हें यहाँ कोई बिठाकर चला गया था। उसके बाद से इनको यहाँ कोई लेने नहीं आया। तब से ये यहीं मंदिर के बाहर ही रहते हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है, इन्हें अपने जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं। पर तुम कह रही हो ये तुम्हारे पिता हैं। बेटी, अगर ये तुम्हारे पिता हैं, तो फिर इनकी ऐसी हालत कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब से मैं यहाँ हूँ तब से मैंने देखा है कि तुम हर महीने यहाँ लोगों को खाना खिलाती हो, उनको कपड़े बांटती हो। तुम्हारे पास तो इतनी धन संपत्ति है फिर। मैं बोली, पुजारी जी, मेरे पापा को मेरे भैया आलोक अपने साथ अमेरिका ले गए थे, और तब से रोज मेरी बात पापा से फ़ोन पर होती है। फिर ये यहाँ, और वो भी ऐसी हालत में। मैं खुद ही बहुत हैरान हूँ पुजारी जी। या तो पापा को भैया ने यहाँ छोड़ा है, या फिर पापा वहाँ से खुद ही चले आए होंगे। अब इन्हें तो कुछ भी याद नहीं, जो इनसे कुछ पूछूंगी कि आखिर माजरा क्या है। मैं अपने पापा को अपने साथ ले आई और घर पहुंचकर अपने भाई आलोक को फ़ोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो, क्या कर रहे थे? वो बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बैठा चाय पी रहा हूँ। तुम बताओ, आज तो तुम्हारे यहाँ पूजा हवन है ना? हो गई उसकी सारी तैयारी? मैंने कहा, हाँ भैया, बस उसी की तैयारी चल रही है। अच्छा भैया, जरा पापा को फ़ोन देना। वो क्या है ना, पापा को पूजा पाठ बहुत ही पसंद है, तो उनको भी बता दूँ। भाई बोला, अच्छा रुक पापा, मोनिका का फ़ोन है। उधर से बिल्कुल पापा की आवाज़ आई, हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। मैं दवाई खाकर सोने जा रहा हूँ। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तू कल कॉल कर लेना। आलोक फ़ोन लेकर बोला, मोनिका, पापा को यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए थोड़े से सुस्त हो गए हैं। तुम उनकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम फिर कभी पापा से बात कर लेना। भाई की इस बात से मैं बहुत ही हैरान थी कि फ़ोन पर वो आवाज़ किसकी थी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैंने अपने पति राहुल से कहा, पता नहीं पापा को क्या हो गया है। जब भैया इन्हें अमेरिका ले गए थे, तो फिर पापा इस हालत में कैसे पहुंच गए? पापा तो मुझे पहचान भी नहीं रहे, और उधर भैया पता नहीं किससे मेरी बात करवाते आए हैं।
राहुल बोला, मोनिका तुम्हें पक्का यकीन है कि ये पापा जी ही हैं? क्योंकि ये तो जब तुम्हें पहचान नहीं रहे तो मुझे कैसे? और उधर भैया तुम्हारी बात पापा से अभी अभी करवाए हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई ये बहरूपिया हो और ये हमारे पापा जी ना हों। आलोक, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने पापा को नहीं पहचानूंगी क्या? आलोक, यहाँ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है, पर इसका मैं पता कैसे करूं? भैया इतनी दूर हैं, आखिर सच्चाई का पता करूं तो कैसे? आलोक बोला, मोनिका ये सब बाद में, पहले हमें पापा जी का इलाज करवाना होगा। एक बार पापा जी ठीक हो जाएं, बाकी तो फिर सब अपने आप पता चल जाएगा। मैंने पापा से कहा, पापा आपको अपनी बेटी याद नहीं? आपकी तो जान बसती थी हम में, फिर आप हमें कैसे भूल सकते हैं? कुछ तो याद कीजिए, कुछ तो बताइए। कहते कहते मैं रो पड़ी थी। पापा जी बोले, बिटिया कौन हो तुम, मुझे सच में याद नहीं, पर तुम जो गरीबों में दान करती हो बड़ा नेक काम है, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। उन्होंने अपने कांपते हाथों से मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहां से चली गई। अगले दिन मैं पापा को डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर कहते हैं ये किसी गहरे सदमे की वजह से अपनी याददाश्त खो चुके हैं। ऐसे मरीजों की वापस से याददाश्त आना बड़ा मुश्किल होता है, पर कभी कभी अगर वही मंजर इन्हें दोबारा नजर आए तो फिर शायद याददाश्त वापस आ जाती है, पर पक्का नहीं कह सकते। ये सुनकर मैं बहुत मायूस हो गई थी और फिर मैं पापा को घर वापस ले आई। मैंने घर आकर आलोक से कहा, आलोक, आज से पहले कभी मैंने खुद को इतना लाचार महसूस नहीं किया। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे पापा ठीक हो जाएं और मुझे सब कुछ पता चल जाए। आलोक बोला, देखो मोनिका, डॉक्टर के कहे मुताबिक पापा को वापस से वही सब याद दिलाना, उसी से उनकी याददाश्त वापस आएगी। पर जब हमें पता ही नहीं होगा कि पापा जी को सदमा कौन सी बात का लगा है, तो हम वो मंजर उन्हें कैसे दिखा सकते हैं? अब तो एक ही रास्ता है आलोक भैया। मैंने कहा, भैया कैसे? वो जो इतने दिनों से झूठ बोलते आए हैं हमसे, वो सच क्या ही बता पाएंगे? मैं बेवकूफ़ दूर बैठी यही समझती रही कि पापा अमेरिका में आराम से हैं। क्यों मेरे दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि पापा को भैया कभी वीडियो कॉल पर आने क्यों नहीं देते? आलोक बोला, मोनिका तुम्हारी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ, पर ये वक्त भावनाओं में बहने का नहीं, ठोस कदम उठाने का है। आलोक भैया यूं सच्चाई तो नहीं बताएंगे, उल्टा अगर उन्हें पापा के बारे में पता लग गया तो वो इंडिया कभी वापस नहीं आएंगे। इसीलिए पहले उन्हें यहाँ बुलाना होगा, और अभी तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो उन्हें यहाँ बुला सकती है, और वो है पैसा। तुम भैया को कहो पापा की कोई पॉलिसी मैच्योर हुई है पूरे 1 करोड़ की, और वो पापा के साइन करने के बाद ही अकाउंट में आएगी। उसे कुछ शक ना हो इसके लिए कहना, पापा से पूछना जरा, क्या ऐसी कोई पॉलिसी जिसमें उन्होंने मेरे घर का पता डाला था? फिर देखते हैं वो क्या बहाना बनाते हैं। तब तक पापा को कहीं छुपा कर रखना होगा। उसी रात मनोहर जी जब सो रहे थे तो वे नींद में जोर जोर से चीखते हुए कहने लगे, मैंने नहीं मारा उसे बेटा, तो यकीन कर मेरी बात का। मैं पापा के ही कमरे में सोई थी। वो इस आवाज़ से उठ तो गई, पर उन्हें जगाया नहीं। उसे लग रहा था नींद में ही शायद पापा कुछ काम की बातें बता देंगे, पर वे इन शब्दों के अलावा कुछ नहीं बोले और शांत होकर वापस से सो गए। अगले दिन मैंने भैया से फ़ोन पर वही बोला जो राहुल ने कहा था। फिर मैं बोली, भैया जरा पापा को फ़ोन देना। आलोक बोला, अरे पापा अपने हम उम्र दोस्तों के साथ बाहर गए हैं, पूरे दिन घर पर रहकर बोर हो जाते हैं, इसीलिए मैं ही कहता हूँ चले जाया करें। अरे मैं उन्हें बता दूँगा। और एक बात बता, अगर सिर्फ मैं आऊँ तो चलेगा? क्या है ना,
पापा की उम्र भी काफ़ी हो गई है और इतना लंबा सफ़र। मैंने कहा भैया पॉलिसी पापा के नाम पर है तो उनके तो साइन चाहिए होंगे ना, पर नॉमिनी में आपका नाम है तो मैं पूछती हूँ वकील से कि सिर्फ आपके साइन से काम होगा या नहीं। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। अगले दिन वो कॉल करके बोली हाँ भैया आपके साइन भी चलेंगे। आलोक बोला ठीक है, मैं जल्दी से टिकट करवाता हूँ और तुम्हारी भाभी को भी काफ़ी दिन हो गए वहाँ आए हुए। मैं बोली काश पापा भी, पर आप और भाभी दोनों आ जाएंगे तो पापा की वहाँ देखभाल कौन करेगा भाई। आलोक बोला यहाँ पापा के लिए फुल टाइम मेड है। फ़ोन रखने के बाद मैंने राहुल से कहा कैसे झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। उनके झूठ का करारा जवाब मैंने भी ना दिया तो मेरा नाम भी मोनिका नहीं। राहुल बोले मोनिका हमें सतर्क होकर पूरा काम करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आलोक के यहाँ आने से पहले उसे कुछ पता चल जाए। एक दिन मैं पापा जी को पार्क में घुमाने ले गई और उनको कुछ पुरानी तस्वीर दिखाती रही, पर वो उन तस्वीरों को एक अनजान की तरह ही देख रहे थे। यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान रहे थे। पर जैसे ही मैंने उनको आलोक भैया की तस्वीर दिखाई, पापा के चेहरे का भाव ही बदल गया। वो एकाएक बोले अरे ये तुम्हारे परिवार के बीच में क्या कर रहा है। मैंने पूछा आप जानते हो पापा इन्होंने क्या किया था। इससे पहले पापा जी कुछ बताते एक बुजुर्ग वहाँ आकर बोले अरे मोनिका बेटा तुमसे कितने दिनों बाद मिलना हो रहा है, और मनोहर जी अमेरिका से कब आए। मैं बोली मोहन अंकल आप कैसे हैं। मोहन जी बोले बेटा मैं ठीक हूँ, अब उम्र हो गई है, ज़्यादा घर से निकलना नहीं हो पाता, और मनोहर से तो तब मिला था जब ये अमेरिका जाने वाला था। उसके बाद ये कब आया, हम पड़ोसी कम दोस्त ज़्यादा थे। थोड़ी दूर चला क्या गया सारे रिश्ते ही तोड़ दिए इसने। मैं बोली अंकल क्या बताऊं मैं आपको, पापा को अब कुछ भी याद नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे मैंने पापा को किस हालत में देखा है। हमारे बहुत कोशिशों के बाद राहुल का ट्रांसफ़र इसी शहर में हो पाया। मेरे सास ससुर का भी हमारे अलावा कोई नहीं है, और मैं सोच रही थी पापा भी भैया के साथ अमेरिका में बस गए हैं तो चलो एक ही शहर में रहकर पूरे परिवार के साथ रह पाएंगे। फिर उसने पूरी घटना बताई। मोहन जी बोले बेटा जब उसने मुझे अपने अमेरिका जाने की बात बताई थी, वो भी आलोक के साथ, तभी मुझे ये बात खटकी थी, क्योंकि आलोक कभी सीधे मुंह इनसे बात भी नहीं करता था। मनोहर अक्सर आकर अपना दुख मुझे बताया करता था। एक बार मैंने पूछा कोई परेशानी है तो बताना, तो वो मुझसे कहने लगे मोहन तू मुझे कुछ खिला सकता है क्या, बड़ी भूख लगी है यार, पर ये बात आलोक और बहू को मत बताना। वो क्या है ना सुबह से दोनों कहीं निकले हुए हैं, मुझे ये भी नहीं पता था कब आएंगे। मैंने सोचा मेरा खाना फ्रिज में रख कर गए होंगे, लेकिन बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, पैसे भी नहीं है मेरे पास। इस बात पर मुझे आलोक पर काफ़ी गुस्सा आया। मोहन जी बोलते बोलते भावुक हो गए और बोले और हाँ, आए दिन तो तुम्हारे घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं, जिसे मेरा परिवार भी सुनता था। एक रोज़ तो थक कर मेरे बेटे ने पुलिस को ही बुला लिया ताकि ये सब बंद हो जाए, पर हमें क्या पता था मेरा ये कदम मुझे मेरे यार से दूर कर देगा। पुलिस तो चली गई, पर मनोहर बिल्कुल बदल गया। एक दिन अचानक आकर कहता है मैं अपने बेटे के साथ अमेरिका जा रहा हूँ। अरे मैंने ही गलत समझ लिया था अपने बेटे को। चल यार चलता हूँ, फिर पता नहीं कब मिलना हो पाए। मैं बोली इतना सब कुछ चल रहा था, पर पापा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो चला है इन सब में भैया की ही कोई बहुत बड़ी प्लानिंग होगी। मोहन जी बोले हाँ बेटा, इसे मैंने कई बार कहा भी था कि तुझे सब कुछ बता दे, पर ये कहता अभी मेरी और ज़िंदगी बची ही कितनी है, क्यों खामखा अपनी बच्ची को भी परेशान करूँ। मैं बोली अंकल काश की पापा की इस हालत की वजह मैं जान पाती फिर बताती भैया को।
मोहन जी बोले, बेटा अगर इस सब में मेरी कोई मदद चाहिए तो बेझिझक बताना। कितना हंसमुख हुआ करता था मेरा दोस्त, बेचारे पर ऐसी क्या बीती जो इसकी ऐसी हालत हो गई। दुखी मन से वो वहाँ से चले गए। दिन बीतते गए और एक दिन आलोक भैया भी आ गए। आलोक के आने से पहले ही मैंने पापा को छुपा दिया था। आलोक आकर मुझसे कहता है, कब चलना है साइन करने। मैं बोली, भैया अभी अभी तो आए हो, ये सब तो हो ही जाएगा, इतनी भी क्या हड़बड़ी है, जरा हमारे साथ भी अच्छे से मिल लो। आलोक कहता है, अरे नहीं नहीं, हम अपने लिए परेशान नहीं हैं, पापा के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, वो उन्हें वहाँ अकेले छोड़कर आए हैं ना, इसीलिए। मैं बोली, हाँ सही कहा भैया, एक बार पापा को कॉल तो करो, एक काम करो वीडियो कॉल ही कर दो, आखिर पता तो चले अकेले ठीक ठाक तो है ना। आलोक बोला, अरे नहीं नहीं, अभी पापा के दवा खाकर सोने का समय है, मेरी अभी मेट से बात हुई, वो अभी अभी सोए हैं, बाद में बात करवा दूंगा। मैंने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं भैया, आप ना सही मैं ही तुम लोगों को पापा से मिलवा देती हूँ। मेरे ऐसा कहते ही राहुल पीछे से पापा जी को लेकर अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर आलोक भैया और उसकी पत्नी रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं बोली, क्या हुआ भैया, इतना क्यों चौंक रहे हो? तुम लोगों को क्या लगा कि इतना बड़ा कांड करके तुम लोग बच जाओगे? अरे पॉलिसी तो बस एक बहाना था तुम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। असल में तो तुम लोगों की पूरी सच्चाई पापा ने मुझे पहले ही बता दी थी। अब तुम लोग अमेरिका नहीं जेल जाओगे। आलोक घबरा कर बोला, क्या पापा ने बताई है? पर इनकी तो याददाश्त ही चली गई थी, फिर इन्होंने कैसे बताया? मैं बोली, अरे वाह, सब पता है तुम्हें, चलो अच्छा हुआ। अब पापा के साथ क्या हुआ और उनकी ऐसी हालत कैसे हुई, अब तुम मुझे बताओगे, वरना कुछ ऐसे सबूत हैं मेरे पास जिससे तुम्हारा वापस अमेरिका लौटना सपना बन जाएगा, और अगर अपना पूरा सच बता दोगे तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। आलोक बोला, वो क्या है ना मोनिका, पापा की बढ़ती उम्र हम पर बोझ बन गई थी, हम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसीलिए हम उस घर को बेचकर हमेशा के लिए अमेरिका जाना चाहते थे। पर पता नहीं पापा को ये बात कैसे पता चल गई और वो घर को बेचना नहीं चाहते थे। फिर हम लोगों ने सीधी उंगली से घी नहीं निकलते देखा तो हमने उंगली टेढ़ी करने की सोची। एक रोज रिया चाकू लेकर पापा के सामने आकर कहती है, पापा जी अगर आपने कागजात पर साइन नहीं किया तो मैं अपने हाथ की नस काट कर अपनी जान दे दूंगी। मैं भी नाटक कर उसे ऐसा करने से रोकने लगा। पापा को ऐसा लगा कि रिया सच में ऐसा करेगी, तो उन्होंने बुरी तरह घबराकर उन कागजात पर साइन कर दिए। उसके बाद भी रिया ने चाकू अपने हाथों पर ऐसे चलाई कि खून निकलने लगा। पापा रिया के नकली खून को असली खून समझ बैठे और सदमे में बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्हें इतना गहरा सदमा लगा कि वो सब कुछ भूल गए। हमने फिर पापा के याददाश्त चले जाने का फ़ायदा उठाया और उन्हें अपने साथ लेकर तो निकले, पर बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। रिया बोली, हमारी फूटी किस्मत, पता नहीं ये तुम्हें कैसे मिल गए। अचानक से मनोहर जी बोले, और ये भी तो बताओ कि तुम लोगों ने कैसे मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। वो तो भला हो उस बिल्ली का जिसने मेरा खाना खा लिया और मेरी जगह वो चल बसी बेचारी। मैं खुश होकर बोली, आपको सब याद आ गया पापा। पापा जी के चेहरे पर चमक थी, वो बेटी को गले से लगाकर बोले, हाँ बेटा, जब ये हमारी कहानी बता रहा था तभी मुझे सब कुछ याद आ गया, पर मैं देख रहा था कि आखिर मेरी मरी हुई बहू जिंदा कैसे हो गई। मैं बोली, भैया इतना कुछ करते रहे आप लोग पापा के साथ, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे ये हमारे पापा हैं, लगभग 1 साल से भी ज़्यादा ये सड़क पर जी रहे हैं, और आगे एक दिन ऐसे चले भी जाते तब भी तुम हमें यही कहते कि पापा का अंतिम संस्कार कर दिया है। इतने दिनों से जो तुम पापा की आवाज़ सुना रहे थे वो कैसे?
आलोक बोला, वो तो एक आवाज़ को रिकॉर्ड कर एक ऐप के जरिए करता था ताकि किसी को कोई शक ना हो। मैं बोली, सॉरी भैया, अब आप दोनों अमेरिका कभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि पुलिस आ रही है और वो आप लोगों को आपकी असली जगह ले जाएगी और सबूत के लिए सारी बातें रिकॉर्डिंग भी हो गई हैं। आलोक बोला, मोनिका माफ़ कर दो मुझे। पापा आप तो कुछ कहिए ना, बड़ी मुश्किल से अमेरिका में सेटल हो पाया हूँ, सब बर्बाद हो जाएगा। मनोहर जी ने आलोक को एक चांटा लगाकर कहा, अब क्यों माफ़ी मांग रहा है, जा कोई और योजना बना मुझे बीमार बताने की। याद रख, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। पुलिस आकर आलोक और कोमल को ले जाती है। उसके बाद मैंने पापा के सीने से लगकर कहा, पापा आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गए। आपसे कोई और भी मिलने आया है, वो देखिए। तभी मोहन जी आते हैं और कहते हैं, क्यों भुलक्कड़, मैं याद हूँ। मनोहर जी हंसते हुए बोले, हाँ तुझे कैसे भूल सकता हूँ यार। मोहन जी बोले, पर एक बात बता, तू तो बड़ा खुश था अमेरिका जाने के लिए, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आलोक तुझ पर जोर डाल रहा है। मोहन जी ने कहा, वो तो शुक्र मनाओ तेरी बेटी और दामाद का, वरना। तभी मैंने कहा, अब तो खुशी मनाने के दिन आए हैं तो भूल जाइए पुरानी बातों को। और फिर सभी हंसने लगते हैं। धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे। एक दिन मनोहर जी पार्क में अकेले बैठे थे। तभी वहाँ पर आसपास के कुछ लोगों ने आकर कहा, अरे मनोहर, तू इतना बेदर्द कैसे हो गया, तूने अपने ही बेटे बहू को जेल भिजवा दिया। तुम्हें ऐसा करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई। मनोहर जी चुपचाप बैठे उसकी बातें सुन रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उन लोगों की बातों का क्या जवाब दें। तभी वहाँ पर अचानक से मोहन जी आ जाते हैं। उन्होंने पेड़ के पीछे खड़े होकर उन लोगों की सारी बातें सुन ली थी। अरे वाह, आज आप लोग यहाँ कैसे आ गए? जब मनोहर दर बदर की ठोकरें खा रहा था तब आप लोग कहाँ थे? तब तो आम में से कोई नहीं दिखाई दिया। और आज जब मनोहर ने अपने बेटे को उसके गुनाहों की सज़ा दिलवाई तो आप लोग उसे ताना मारने के लिए आ गए। मनोहर को आप लोग बेदर्द कह रहे हैं। अरे बेदर्द तो उसका बेटा था जिसने अपने ही पिता के साथ ऐसा कुकर्म किया। ऐसे बेटे बहू भगवान किसी को भी ना दे। मनोहर तो यहाँ वहाँ पागलों की तरह भटक रहा था। उसे तो कुछ भी याद ही नहीं था। बेटा अपने पिता के साथ कुछ भी करे तो वो सही है। लोग पिता से ही उम्मीद करते हैं कि वो अपने बेटे को माफ़ कर दे, लेकिन क्यों? क्या एक पिता को तकलीफ़ नहीं होती? क्या वो इंसान नहीं है? अरे आप जैसे चंद लोगों की वजह से ही हमारे समाज के बुजुर्ग चुपचाप अपने बेटों के द्वारा हुए अत्याचार को सह लेते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। मुझे तो आज मेरे दोस्त मनोहर पर गर्व है। उसने आज साबित कर दिया कि कभी कभी बुजुर्ग भी समय आने पर कठोर हो सकते हैं। मोहन जी यहीं पर नहीं रुके, वो आगे भी बोले, आपको पता भी है मनोहर जी मोनिका बेटी को कहाँ मिले थे? मेरे दोस्त मनोहर की याददाश्त जा चुकी थी। वो पागलों की तरह मंदिर के पास बैठा था। मोनिका बेटी वहाँ पर दान पुण्य करने गई थी तो उसने वहाँ अपने पिता को पागलों वाली हालत में देखा। अपने पिता को इस हालत में देखकर उसका कलेजा छलनी छलनी हो गया था। जिस बेटे ने अपने पिता की ऐसी हालत कर दी, आप क्या चाहते हैं? मनोहर उस बेटे को माफ़ कर दे। वो लोग मोहन जी की बातें चुपचाप सुन रहे थे और मोहन जी की सारी बातें सुनने के बाद उन लोगों की आंखें भी नम हो गई थी। उन लोगों ने मनोहर जी से माफ़ी मांगी और उनको गले से लगा लिया। मनोहर, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मनोहर जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप मोहन जी के साथ अपने घर चले गए। दोस्तों, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आज नहीं कल जिस तरह से हमारे माता पिता हैं वैसे ही हम लोग भी एक दिन होंगे। जब हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे तब क्या होगा? इसीलिए अपने बुजुर्गों का सम्मान करें ताकि आगे चलकर आपको भी आपके बच्चे सम्मान दे सके।
क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। क्योंकि पहले गुरु तो बच्चे के माता पिता ही होते हैं। राहुल जितना अच्छा एक बेटा था, उतना ही अच्छा दामाद और पति भी था। उसने मोनिका का हमेशा साथ दिया, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।